इस वक्त जो हमारे पास 0.700 हमारे पास इस ओनली $700 मिलियन रह गए हैं। 6 बिलियन जो 6.7 जो है वो 6 जो है वो हमारे नहीं है, वो उनके हैं। वो कॉन्फिडेंस के लिए रखा हुआ है, हम छू नहीं सकते उसे। इट हैज ऑलमोस्ट नेवर बीन सो लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये वेयर आर वी हेडेड। अगर ये होता है कि जो रियासत है वो जो चीजें इंपोर्ट की जाती हैं उनके बिल क्लियर नहीं कर पा रही होती, यानी एलसीज नहीं खुल रही। लगभग 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स की एलसीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो क्या ये इन दोनों जगहों पे हम जाकर खड़े नहीं हो गए असद उमर साहब? जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह पिछले 3-4 सालों में इमरान खान जब प्रधानमंत्री था, जब इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए जो गड्ढे खोदे थे उनका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है और पाकिस्तान अब पूरी तरह से डिफॉल्ट हो चुका है। और पाकिस्तान के पास कोई भी पेमेंट करने के पैसे नहीं है। उधर सब्जियां और फल कराची पोर्ट पर सड़ रहे हैं और गूगल की भी पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर पाया था। और कतर एयरलाइंस भी पाकिस्तान के पैसे लेने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के पास कोई भी तरह का पैसा देने को एक भी डॉलर नहीं बचा है। और ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के खाली हो चुके बैंक, उस पर पाकिस्तानी मीडिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आए दिन इमरान खान को डिपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी इकनॉमी पर कोई भी बात करने को राजी नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार के जितने भी मंत्री लोग हैं वह ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इमरान खान को डिपेंड करने वाले जितने भी मीडिया में लोग हैं वह सिर्फ इस सरकार की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से डिफॉल्ट हो चुका है। तो इसी को लेकर चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं एक आपको बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सब लोग खींचना चाहते हैं, जाहिर है क्यों गिव अप, इसलिए नहीं हुआ। मैंने कहा गुड लॉर्ड, मैंने कहा और डिफॉल्ट का जो चक्कर है वो तो दार साहब ने आके कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता है डिफॉल्ट का। खुद कह रहे 13 बिलियन हमें अगले साल देना होगा, वो भी आ जाएंगे। तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो आप मुझे बताएं, वो जो दूसरे मुल्क कह रहे हैं मसलन सऊदी अरेबिया और चीन के बस पैसे तुम्हारे से बस हो गए हैं, हमने दे दिए, अब अगर तुम चाहते हो आईएमएफ की मॉनिटरिंग हो, आईएमएफ के पास जब आप जाएं तो वो कहते हैं हम मॉनिटर अब प्लान को हम खत्म करेंगे अनलेस आप अपने वादा पूरा करें। ऐसे ही वादा मतलब वही 6,000 बिलियन रुपया, 600 बिलियन जीएसटी और टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% करें और बिजली के प्राइस और ये और वो। तो देखिए बात असल ये हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी। दूसरी बात है, सब लोग कहते हैं, वही कहते हैं, ये जो बाहर के दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं अगर तुम्हारी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती, इसका भी मिलाप। तो ये जो प्रेशर इनके दरमियान नहीं है, ये प्रेशर जो आ रहा है बाहर से, इसलिए कि अगर आप कोई यूनिटी ना दिखाएं आपको और पैसे नहीं मिलेंगे, आईएमएफ भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप समझ सकती हैं ये जो मिलाप हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ये समझते हैं जरूरी है, ये मिलाप इसलिए हुआ है कि अगर मिलाप के बगैर आप और कर्जा ले नहीं सकते। आई एम सॉरी, इट इज ये तो और यह साहब ये इसका क्या, इसका व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? इनको तो परवाह ही नहीं है मुल्क का। और ये सब हिलाली साहब कह रहे हैं कि खींचना चाह रहा है हर कोई इस वक्त मामला, तो इस सियासी खींचातानी में अवाम का क्या बनेगा? नहीं, उसके बावजूद भी वो उसकी अहमियत यहाँ बनी हुई थी। तो इस वक्त तो सारे जो है वेट एंड सी पे खड़े हैं। ठीक है, आईएमएफ ने कभी किसी भी रिव्यू, 9th रिव्यू है ये, 9th रिव्यू 9 महीने से रिव्यू चल रहा है भाई, अल्लाह का नाम लो। वो उनको समझ ही नहीं आ रही क्या। और अब तो 20 दिसंबर से पहले इन्होंने कोई ना कोई फैसला करना है, वरना 20 के बाद हो जाएंगी क्रिसमस की छुट्टियां। क्रिसमस की छुट्टियां में गोरे को कौन बाहर निकालेगा? उसमें मजीद डिले पे चला जाएगा काम। हिलाली साहब को एक कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन चार्टर ऑफ इकोनॉमी के कितने इम्कान हैं आपकी नजर में? देखिए ये शर्त है, अगर जब ये एग्रीमेंट अनाउंस होगा, जब डिसॉल्व होगा और ऑल असेंबलीज डिसॉल्व होंगे और जब इलेक्शन डेट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये बैठ के इंटरिम गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे कि ये जो भी जितने भी महीने हैं आपने इस डायरेक्शन में काम करना है, और वो फिर मिलके करेंगे
और आप जो मैं तो कह रहा हूं कि ये इस वक्त जो हमारे पास 0.700 हमारे पास इस ओनली $700 मिलियन रह गए हैं। 6 बिलियन जो 6.7 जो है वो 6 जो है वो हमारे नहीं है, वो उनके हैं, वो कॉन्फिडेंस के लिए रखा हुआ है, हम छू नहीं सकते उसे। इट हैज ऑलमोस्ट नेवर बीन सो लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये वेयर आर वी हेडेड अगर इस किस्म का ये हो रहा है। और इनके दरमियान मिलाप कैसे होगा भाई? इमरान खान और इन लोगों का कैसे मिलाप होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है मेरे ख्याल में। और ये औरिया साहब शायद, अब मैं सोच रहा हूं शायद आप ठीक कह रहे हैं, एक दफे इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए तो उनको वो कहते हैं नो दे प्ले इट बाय ईयर, जैसे कंडीशंस अराइज। अगर मिसाल के तौर पे उनको कहा गया कि 1 साल और खींच लो, वो खुद ही एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को जाके वो अमेंड हो जाएगा। भाई क्या पता क्या होगा? पैसे आपके पास, रैशनिंग इस मुल्क में सोच सकते हैं? रैशनिंग 30 लीटर्स पर वीक। आप जाके सीखे श्रीलंका से क्या हुआ है उधर। यस, आज ही बजट आया उनका। आज बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है कि मिलाप कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। मईशत की जो सूरत हाल है उसमें तमाम ही सियासतदानों को सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने इमदादी फंड्स की चोरी से मुतालिक एक आर्टिकल जो लिखा था वजीर आजम शहबाज शरीफ से, उस पर अब उन्होंने माफी। उनके अपने जो दोनों वजीर खजाना है वो इस बात पर तो मुत्तफिक है कि तबाही हो गई है। सिर्फ दोनों में बहस यह है कि पहले वाले ने ज्यादा तबाही की या दूसरे वाले ने। नहीं, लेकिन असद उमर साहब अब देखें, डिफॉल्ट 2 तरीके से होता है ना, जो हमने सादा सादा इसको आज तक स्टडी किया वो ये, या तो आप अपने कर्जे नहीं दे पाते, आपने दुनिया से जो पैसा लिया हुआ है आप वो कर्जा वो सूद आप अदा नहीं कर पा रहे होते, तो ऑलमोस्ट आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो रियासत है वो जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनके बिल क्लियर नहीं कर पा रही होती, यानी एलसीज नहीं खुल रही। लगभग $4.5 अरब अमरीकी डॉलर्स की एलसीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो क्या ये इन दोनों जगहों पे हम जाकर खड़े नहीं हो गए असद उमर साहब? जी, जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो अदायगियां हैं उसके ऊपर तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारा डिफॉल्ट हो रहा है। एक जो बहुत ही खतरनाक एरिया है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज्यादातर जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया है वो टेक्सटाइल है। वो टेक्सटाइल का तो जो उन्होंने हशर किया है वो फैसलाबाद जाके आप किसी से पूछें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को किसी दिन अपने प्रोग्राम पे बुलाएं और उनसे पूछेंगे उनके साथ क्या तबाही हुई है। जहां ये 2018 में छोड़ के गए थे, जहां सरिये की कीमत के ऊपर मशीनरी बिक रही थी, उसके बाद हमारी हुकूमत आई, टेक्सटाइल के लिए पॉलिसीज लेके आए, $3 अरब की सरमायाकारी हुई, पूरी सनत खड़ी हो गई, शॉर्टेज हो गई। वहां पर हुनर के रखने वाले जो वर्कर्स थे दोबारा वहीं पे मशीनरियां बिकनी शुरू हो गई हैं, वही हालत हो गई है। और जो मुस्तकबिल का जो सबसे बड़ा हमारा आमदनी का जरिया हो सकता है वो आईटी की इंडस्ट्री है। जिस तरीके से इंडिया उसकी बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा पावर बन गया है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1 साल के अंदर 47% इजाफा हुआ, अगले साल 32% इजाफा हो रहा था, वहां पर मनफी हो गया है और वहां पर भी अदायगियां फंस गई हैं। और जो बड़ी बड़ी आलमी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान को अब अपनी लिस्ट से निकाल रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा फंस गया है पाकिस्तान के अंदर। असद उमर साहब, जो आईटी इंडस्ट्री है इसमें इंडिया का जो टोटल आईटी का रेवेन्यू है वो सऊदी अरब के तेल के रेवेन्यू से बढ़ रहा है इस वक्त। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इतना ज्यादा पैसा इंडिया इसमें कमा रहा है। पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा लंबे अरसे से, लेकिन आपके दौर में ये चीज कुछ ऊपर जा रही थी और इसको और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद थी, जो उस वक्त भी हम कह रहे थे। लेकिन अब इसका माइनस में चले जाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह। और 60% पाकिस्तान में इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स करती है, 60%। पिछले महीने 15% का उसमें ड्रॉप हुआ है और इस महीने जो अभी गुजरा है इसमें 25% का ड्रॉप हुआ है। तो ये कैसे रिकवर कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या अब हमारे पास, निकलना कैसे इसमें से? अच्छा, इस तरह से मैं एक्सपोर्ट्स के दोबारा आदाद-ओ-शुमार कुछ दोबारा बता दूं मोटे मोटे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी 2013 से 2018 तक, वो पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है कि जिसके पहले साल में जब वो आए तो उनके आने से पहले जो आखिरी साल था उसमें जितनी एक्सपोर्ट्स थी उनके आखिरी साल में उससे कम थी। 5 साल के अरसे में एक्सपोर्ट्स कम हुई बढ़ने के बजाय। 2-3 साल की मुस्तकिल पॉलिसीज बनाने के बाद एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़नी शुरू हुई। और इमरान लोगों को सुनकर ये खुशी होगी
कि सिर्फ जो पिछला साल गुजरा था, यानी आखिरी एक साल था इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा का, उसमें भी 9 माह ही मिले सिर्फ, उस एक साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स में जितना इजाफा हुआ वो मुस्लिम लीग नून के 5 साल और पीपल्स पार्टी के 5 साल अगर मैं मिला भी दूं, उस 10 साल से ज्यादा, जितना उस 10 साल में इजाफा था उससे एक साल में ज्यादा इजाफा हुआ। जो आखिरी महीना था हमारा इमरान खान के वजीर आजम होने का आखिरी महीना था, उस वक्त हमारी 22 से 23% जो इजाफा हो रहा था हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स की, और 17% इजाफा हो रहा था सर्विसेज, जिस तरीके से IT है और ये दूसरी इंडस्ट्रीज है। आज वो मनफी हुआ हुआ है। कहां मजमूई तौर पे 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा, और चंद माह के अंदर इतनी तबाही कि हम मनफी पे आ गए। लेकिन हम इससे पहले भी गुजर चुके हैं, और उसके बाद 2 साल 3 साल लगे थे इसको दोबारा चलाने के लिए, एक राह पर लाने के लिए। अब जो तबाही जो आ रही है, जो सबसे खतरनाक चीज हो, तो देखा होगा दोस्तों, अब पाकिस्तान के पास किसी भी तरह का कोई भी पैसा देने को नहीं बचा, और ऊपर से TTP भी अब पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव बना रही है। और जिस तरह TTP अब पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान पर हावी हो चुकी है, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तानी फौज उनसे भी कोई मुकाबला कर पाएगी। और अफगानों ने भी अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सामने सिवाय मुसीबतों के कुछ भी नहीं है। देखते हैं इस मुसीबतों से पाकिस्तान कैसे निपट पाता है, या इसी गड्ढे में दफन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।